सभी बढ़िया अपने अपने घरों में सेफ होंगे। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप सभी के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, बिकॉज जितनी भी लास्ट वीक कनाडा इमिग्रेशन की अपडेट आई हैं, चाहे वो अच्छी अपडेट हैं चाहे वो बैड अपडेट्स हैं, कैसे फ्यूचर में आपके लिए फ्रूटफुल होगी, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है ये शो आप सभी के लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि हमेशा कोशिश करता हूँ एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, प्लीज़ उसे भी ज्वाइन कीजिए, बिकॉज जितनी भी अपडेट्स आती हैं आइल्स की, इमिग्रेशन की, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री की, सबसे पहले उसमें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आज की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात करूँगा प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, डिफरेंट कैटेगरीज के कैसे फ्लक्चुएट होगा आने वाले दिनों में, फाइल्स की प्रोसेसिंग कैसे हो सकती है, चाहे वो नैनी है, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी तरह के लोग हैं। उसके बाद बात करूँगा क्यूबिक स्टूडेंट्स के बारे में। रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुआ, मैं भी उस प्रोटेस्ट में गया था, ठीक है, क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या रिजल्ट का सिनेरियो रह सकता है। उसके बाद बात करूंगा कि जो फ्लाइट्स सस्पेंड हो गई हैं, ठीक है, कैसे एक नए रूट के जरिए आप कनाडा इन दिनों ट्रैवल कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा ताकि आपको वहां से वापस ना किया जाए। उसके बाद बात करूंगा पासपोर्ट स्टैंपिंग के बारे में, क्योंकि 2 वे कोरियर सर्विस है जो इन दिनों इंडिया में सस्पेंड कर दी गई है। कैसे आप अपनी पासपोर्ट स्टैंपिंग करवा सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, 30 डेज़ का टाइम अगर कंप्लीट हो जाएगा तो कैसे आपकी चीज़ें हैं जो आप कैसे हाई कमीशन को आपको इन्फॉर्म करना है, उस चीज़ के बारे में। देन बात करूंगा टिकट का रिफंड है जो मिलेगा नहीं मिलेगा, जिन्होंने बुक की थी क्या सिनेरियो रहने वाला है उन सभी के लिए, क्या नई टिकट उनको मिलेगी, तो ये चीज़ डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो मेडिकल का इशू हुआ था, कैसे आप उसको फिक्स कर सकते हो आने वाले दिनों में, क्या कैसे वो चीज़ इफेक्ट करेगी, उस चीज़ के बारे में जिनका वीज़ा इनवैलिड आ रहा था। उसके बाद बात करूंगा पासपोर्ट रिक्वेस्ट की स्पीड क्या है, चाहे वो टेम्परेरी फॉरेनर वर्कर हैं, किन लोगों की आ रही है, किन लोगों की नहीं आ रही है, ठीक है, आने वाले वीक्स में कैसा उसका पेस रह सकता है, उस चीज़ के बारे में। फ्यूचर कैसा रहेगा कनाडा इमिग्रेशन का, आने वाले दिन में किन लोगों को ज़्यादा वीज़ास मिलेंगे, विजिटर वीज़ा वालों का क्या स्कोप रह सकता है, कब आपको लगता है कि आपकी टर्न आ सकती है, इंक्वायरी कैसे कर सकते हो कनाडा हाई कमीशन में, कैसे अपनी फाइलों के वहाँ से आप रिवर्ट ले सकते हो, लाइक कि कुछ लोगों ने इंक्वायरी की थी और उनको उनके रिवर्ट मिले थे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, इसको स्किप मत करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो में कंप्लीट अपडेट्स आप सभी को दूँ। उससे पहले अगर आप फाइल प्रोसेस करना चाहते हैं किसी भी तरह की, स्टूडेंट वीज़ा की, विजिटर वीज़ा की, वर्क परमिट की, हमारे नंबर्स यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं, चाहे आप रिफ्यूज स्टूडेंट हो, चाहे आप फ्रेश स्टूडेंट हो, ठीक है, आप हमारे साथ अप्लाई कर सकते हो। आइल्स की कोचिंग में कोई हेल्प चाहिए, वी आर प्रोवाइडिंग 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस, आप पर्सनली हमारे से क्लासेस ले सकते हो। हम आपकी गारंटी लेंगे कि आपके स्कोर डेफिनेटली आएंगे। जिन मॉड्यूल्स में आप वीक होंगे उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे 1-to-1 क्लासेस में। सो लेट्स बैक टू द पॉइंट। सबसे पहले बात करूंगा प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। आप सभी को पता है कि आईआरसीसी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई थी कि जो प्रोसेसिंग टाइम है अब थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। नॉर्मली इस समय क्या प्रोसेसिंग टाइम है डिफरेंट कैटेगरीज को लेकर, क्या आने वाले समय में ये डिक्रीज होगा। देखिए बेसिकली इस समय मैं बात करूं, जो स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है वो 12 वीक्स है, और 12 वीक हम मान के चले नियर अबाउट हो सकता है 3 मंथ प्लस है। तो इस समय काफ़ी सारी जो पीपीआर है वो आ रही हैं। वर्क परमिट का जो प्रोसेसिंग टाइम है इस समय 10 वीक है, बट बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि 10 वीक से हमें ज़्यादा समय हो चुका है। तो इस केसेस में हाई कमीशन ने भी क्लियर कर दिया था कि आपको इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है, 10 वीक से ज़्यादा। कुछ केसेस में, काफ़ी सारे केसेस के रिवर्ट आए भी हैं उस समय में। अगर मैं बात करूं विजिटर वीज़ा वालों की, उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। जी हाँ, विजिटर वीज़ा वालों का अब जो प्रोसेसिंग टाइम है नियर अबाउट 90 डेज़ है, और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब है आने वाले समय में। बिकॉज बट इस समय विजिटर वीज़ा वालों को एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीज़ा अप्लाई मत कीजिए, बिकॉज आपके चांसेस बहुत कम है।
उसके पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज कनाडा ने जो एक ट्रैवल बैन लगा रखा है अनअसेंशियल नॉन असेंशियल ट्रैवलिंग को लेकर, तो ऐसे में आप आ जाते हैं, आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए। बट जो पीपीआर की स्पीड है, जब प्रोसेसिंग टाइम है, वो वेरी करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल। अभी बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं मुझे कंटिन्यूसली कि सर आप बोल रहे हो, किसी भी तरह के लोग हैं, चाहे वो टेम्प्रेरी फॉरेनर वर्कर हैं, ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, चाहे वो फैमिली क्लास वाले हैं। आपको पता है कि नादिर पटेल साहब ने जो लास्ट जनवरी में अपडेट दी थी कि नियर अबाउट उन्होंने बताया था कि 15,000 फैमिली क्लासेस की जो फाइलें क्लियर कर दी गई है, 40,000 जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी फाइलें क्लियर कर दी गई हैं। तो एक एवरेज देखा जाए तो मंथ बाय मंथ कनाडा वर्क कर रहा है, बट उनके लिए वर्क करना डिफ़िकल्ट क्यों हो रहा है? इसके पीछे आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, क्यों डिफ़िकल्ट हो रहा है। पहले मई इनटेक के बच्चे थे, ठीक है, ये सेम सिनेरियो सभी के ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि जो कोविड-19 का टाइम था, ठीक है, मार्च से लेकर सितंबर तक 6 मंथ का पीरियड ऐसा था कि आईआरसीसी की वर्किंग बिल्कुल स्लो हो गई थी, ना मात्र के बराबर हो गई थी। चाहे वो मई इनटेक के स्टूडेंट थे, उसके बाद सितंबर के आगे, उसके बाद जनवरी में आगे। जब एक प्रोसेसिंग टाइम, आज से 1 साल पहले की बात करूंगा, जब पहले चीज़ें नॉर्मल होती थी तो एसडीएस कैटेगरी का रिजल्ट नियर अबाउट 1 मंथ में आ जाता था। तो तब काफ़ी सारी जो एप्लीकेशंस थी और नॉन एसडीएस की, उनको 2 मंथ का टाइम लग जाता था जब चीज़ें नॉर्मल थी। अब चीज़ें अब नॉर्मल हैं, तो आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं सबसे बड़ा रीज़न आपके रिजल्ट ना आने का क्या है? वो जो 6 से 7 मंथ का टाइम था ना, वो कंप्लीट ही नहीं होने दे रहा चीज़ों को। क्योंकि देखिए, जहाँ तो आईआरसीसी एक चीज़ कर सकती थी कि अपनी फाइलों जो लगनी थी उनको रोक देती, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं की। उन्होंने फाइलें ओपन रखी और रिवर्ट नहीं दिए। ऐसे में बैकलॉग इतना बढ़ गया, अब उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है डे बाय डे डील करना, इसीलिए वो ट्वीट दे रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। 3 इनटेक की फाइल इकट्ठी हैं, तो धीरे धीरे एक पेस पकड़ेगा डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं कोविड के जो केसेस डे बाय डे इंडिया में इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है फ्लाइट्स के ऊपर पड़ा है। उसके बाद जो दूसरा उसका इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, आपकी फाइल प्रोसेसिंग के ऊपर पड़ा है, चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री वाले हैं, चाहे वो फैमिली क्लास वाले हैं, चाहे वो टेम्परेरी फॉरेनर वर्कर हैं। स्टूडेंट्स को इतना टाइम क्यों लग रहा है? कुछ हद तक आपको इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी हुई होगी। बट जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट वाले हैं, उनके बारे में बात करूंगा। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट और सेम सिनेरियो आपका, फाइलें ऑनलाइन आपकी भी लग रही थी, ठीक है। पहले तो स्टूडेंट्स की चलो बायोमेट्रिक उन्होंने स्टार्ट कर दी, स्पाउस वालों की लेट की। स्पाउस की पीपीआर काफ़ी सारी आई थी जिनकी फाइल पेंडिंग थी, और उनकी पीपीआर काफ़ी सारी, नवंबर में हमने कितनी पीपीआर देखी, दिसंबर में हमने कितनी पीपीआर देखी, ठीक है। उसके बाद एक रीज़न ये भी हो सकता है आपकी प्रोसेसिंग डिले होने में कि जो ओटावा है, वहाँ पर जो हेड ऑफिस है, ठीक है, वहाँ पर भी कोविड-19 के केसेस टोरंटो में, ओंटारियो में कितने हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी जो ऑफिस वो क्लोज है। अगर कनाडा आपकी फाइलों में इंटरेस्टेड ना होता, चाहे वो फैमिली क्लास वाले हैं, पीआर वाले मेरे ब्रदर सिस्टर हैं जिनके स्पाउसेस ने उनकी एप्लीकेशन वहाँ से लगाई है, तो क्या कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है मार्कस मेंडिचिनो नया ऑफिस जो सिडनी में सेटअप करते? नहीं करते ना, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने अगर 4 लाख इमिग्रेंट का टारगेट अचीव करना है तो डेफिनेटली उनको इस चीज़ पर वर्क करना पड़ेगा। लोगों के रिवर्ट डेफिनेटली उनको देने ही पड़ेंगे। इस चीज़ को आपको भी समझना होगा। आई होप प्रोसेसिंग टाइम को लेकर जितने भी आप सभी के डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखो। आप मत और कौन सी कंट्री नहीं चाहती कि उसकी कंट्री की जो इकोनॉमी है, इतनी बिलियंस डॉलर की इकोनॉमी है, चाहे उनको स्टूडेंट्स की भी ज़रूरत है, उनको वर्कर्स की भी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? काफ़ी सारी प्रोविंसेस कनाडा की ऐसी हैं, जैसे न्यू ब्रंसविक हुआ, वहाँ पर काफ़ी सारी जो एम्प्लॉयमेंट है, जब बहुत सारे जो लोग हैं आने वाले दिनों में रिटायर होने वाले हैं, ठीक है। अगर वो रिटायर होंगे तो डेफिनेटली उनको नए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी जगह कौन फिलअप करेगा? नए लोगों की स्टूडेंट आ सकते हैं, वर्कर आ सकते हैं, फेडरल स्किल वर्कर आ सकते हैं, स्पाउसेस जो वहाँ पर जाएंगे वो आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों की उनको ज़रूरत है। ये मत आप कहिए कि आपकी फाइलों पर वो ध्यान नहीं दे रहे। रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से फाइलें लगी हैं, नॉट इंडिया। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बट हाँ, आईआरसीसी हमेशा ट्वीट करता रहा है। अभी उन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया था कि कोविड के कारण आपकी प्रोसेसिंग है जो थोड़ी सी स्लो हो सकती है, तो इस चीज़ को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
अब बात करूंगा क्यूबिक के स्टूडेंट्स के बारे में, बिकॉज क्यूबिक एक ऐसा इशू बन चुका है इन दिनों। मैं कोई वो चीज़ रिपीट नहीं करूंगा। 10 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे, ठीक है, 10 कॉलेजेस सस्पेंड कर दिए गए थे 31 दिसंबर को। बाद में CA इशू करने स्टार्ट कर दिए गए और लोगों ने फिर फाइलें लगानी स्टार्ट कर दी और उस चीज़ को प्रमोट किया गया कि डेफिनेटली जी बहुत अच्छा सक्सेस रेट आएगा, रिजल्ट आएंगे। स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, कॉलेजेस को लगा कि अब गेम हाथ से निकलने वाली है, बिकॉज देखिए स्टूडेंट ने अपने हक के लिए हर एक बंदा प्रोटेस्ट कर सकता है। चंडीगढ़ में बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, स्पाउस वालों ने किया, कुछ लोगों ने ये चीज़ भी बोली कि स्पाउस वालों को वीज़ा नहीं देना चाहिए, ये जो क्यों नहीं देना चाहिए भाई, वो भी अगर अपने स्पाउस के ऊपर खर्चा करते हैं, एक बंदे के ड्रीम पूरे करते हैं, तो डेफिनेटली उनके ड्रीम भी पूरे होने चाहिए। उनका भी तो हक है ना कनाडा में जाना, क्योंकि हर एक बंदा चाहता है कि एक फैमिली वहाँ पे जाए और वहाँ पे वो सेट हो, अपना फ्यूचर देखें। स्पाउस वालों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, स्टूडेंट्स ने किया। उस प्रोटेस्ट का असर अगर IRCC के ऊपर नहीं दिखा तो कहीं ना कहीं कनाडा के जो कॉलेजेस हैं, मॉन्ट्रियल के कॉलेजेस हैं, उनके ऊपर देखने को मिल रहा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आने वाला समय आपके फेवर में आएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नेक्स्ट वीक आ जाएगा जी, अब आ जाएगा, क्योंकि फाइलें डिले हैं, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट्स की हैं, चाहे वो टेम्परेरी फॉरेनर वर्कर की हैं, चाहे वो फैमिली क्लास की हैं। टू बी ऑनेस्ट बताऊं, इस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं पता, बिकॉज एक एजुकेशन कंसल्टेंट, चाहे कोई भी कंसल्टेंट है, ठीक है, उसका काम ये होता है कि वो आपको एप्लीकेशन आपकी प्रिपेयर करके हाई कमीशन में सबमिट कर देता है। तो इसके बाद एक नेक्स्ट अथॉरिटी का वर्क होता है कि वो कैसे इस चीज़ को लेते हैं। सही में जो चीज़ें हैं किसी को भी नहीं पता कि आने वाले समय में कितना टाइम लगेगा, किन प्रोफाइल्स को लगेगा, बिकॉज हर एक बंदा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी प्रेडिक्शन लगाता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, मेरी वीडियोज़ के नीचे भी काफ़ी कमेंट करते हैं, बट जो मुझसे प्यार करते हैं वो उनको ऑटोमेटिकली रिप्लाई देते हैं कि आप ऐसे बोल रहे हो, नेक्स्ट वीक बोला था आपने, ये बोला था। हर एक बंदा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें बताता है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा डेफिनेटली। तो अब बात कर रहे थे कि कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ आ चुके हैं, ठीक है, जैसे CDI कॉलेज की जो ईमेल भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। उन्होंने बच्चों से डाटा मांगा है, बच्चों को रिलैक्सेशन दे रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ द केसेस में उनके पास रिफंड के लिए बच्चे जा रहे हैं, जाए भी क्यों ना, 1.5 साल से वो वेट कर रहे हैं। और उन्होंने पता क्या है, डेली जब बच्चों के पेरेंट्स से कांटेक्ट होता है, ठीक है, यूट्यूब पर अब थोड़ी सी बड़ी फैमिली हो रही है, डे बाय डे फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, कोई बोलता है सर हमने 3 रुपये इंटरेस्ट पर पैसे लिए हैं, कोई बोलता है 2 रुपये इंटरेस्ट पर लिए हैं, हमारी फाइलें वहाँ पर हैं, हर मंथ हमारा इतना इंटरेस्ट पड़ रहा है, अगर फिर भी वीज़ा नहीं लगा। रिसेंटली एक बच्चे ने सुसाइड तक कर लिया। तो ये चीज़ IRCC के पास भी पहुंच रही है, कैनेडियन गवर्नमेंट को भी पता है, वहाँ के जो लोकल बडीज है, MPs वगैरह, उनको भी ये पता है। तो डेफिनेटली आपके ऊपर ट्वीट आएगी। और अप्रैल में हमने देखा कि कुछ PPR CDI कॉलेज की आप सभी ने देखा, ठीक है, और अदर कॉलेजेस की भी PPR आई हैं। मैं तो ये चीज़ कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपने कल जो ट्वीट की थी उसका काफ़ी सारा इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें आने वाले वीक्स में, ठीक है। बाकी जितने भी बच्चे हैं और बच्चे हैं, जैसे ये चीज़ नहीं है कि कल अकेले क्यूबिक के स्टूडेंट ही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं। अगर कोई ओंटारियो साइड का स्टूडेंट है, BC साइड का स्टूडेंट है, वो भी अपना प्लीज़ कमेंट करना, ताकि दूसरे बच्चों को एक मोटिवेशन मिल सके। बिकॉज क्यूबिक वाले बच्चे सोचते हैं कंटिन्यूसली, जब बात होती है कि सर हम अकेले हैं, हमारे साथ और कोई नहीं है। तो गाइस ऐसी कोई बात नहीं है, सभी आपके साथ हैं। बिकॉज एक जो, अगर ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, किसान आंदोलन अगर हिट हुआ तो सोशल मीडिया के वजह से, बिकॉज बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल थे उन्होंने तो दिखाना ही बंद कर दिया था। अगर फेसबुक, अगर यूट्यूब, अगर व्हाट्सएप ना होता तो क्या किसान आंदोलन का इतना इफेक्ट पड़ता। तो सोशल मीडिया आपकी पावर है, आप वहाँ पर अपना जो हक है वो रख सकते हैं। तो CDI कॉलेज ने भी डेफिनेटली कन्फर्म किया। आने वाले वीक्स में आप देखेंगे कनाडा कॉलेज है, हरजिंग कॉलेज है, इन कॉलेजेस की भी स्टेटमेंट आएंगी कि हम भी अपने लेवल पर हाई कमीशन को डाटा भेजेंगे। तो प्लीज़ आप अपने रिस्पेक्टेड एजेंट से अपना डाटा भेजें, बिकॉज वो आगे कॉलेज को फॉरवर्ड करें और कॉलेज ने जो स्टेप लेना है वो लें। आप अपने एफर्ट जारी रखिए। अगर आपके साथ कोई बॉडीज जुड़ता है, फॉर एग्जांपल कंसल्टेंट्स आपके साथ जुड़ते हैं, आपके कॉलेज आपके साथ जुड़ते हैं, तो IRCC के ऊपर भी इस चीज़ का प्रेशर पड़ेगा और ये चीज़ आपके हित में जाएगी, आपके फ़ायदे में जाएगी। आई होप आप ये इन चीज़ों को समझेंगे, बिकॉज जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है उनको भी पता है। क्यूबिक एक समय ऐसा था, अब लोग क्यूबिक में अप्लाई करने से डरते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्यूबिक में मत अप्लाई करो, आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा।
कोई समय था जब लोगों ने उस चीज़ से ही अर्निंग की। ठीक है, आज उन कॉलेजेस के रिजल्ट नहीं आ रहे, जो इंटरनल इशू है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का है, वहाँ की लोकल बडीज़ का है, कॉलेज के स्टाफ का है, वो चीज़ किसी को भी खुलकर नहीं पता है। बट क्यों ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, उनके तो रिवर्ट आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न कोविड हो सकता है, बड़ा बैकलॉग हो सकता है, ये काफ़ी सारे कॉमन रीज़न हो सकते हैं। रूट है वो कैसे डिसाइड होगा, कैसे आप कनाडा में इस समय ट्रैवल कर सकोगे। सबसे पहले बात करूंगा पासपोर्ट स्टैंपिंग के बारे में। कोविड आया, ठीक है, पासपोर्ट स्टैंपिंग होनी बंद हो गई। जब 2 वे कोरियर का सिस्टम आया तो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर खुशी आई कि दैट अब हमारे पासपोर्ट स्टैंप हो जाएंगे। जब कोविड उसके बाद एक और बात करूंगा, ठीक है, तो लोगों के चेहरे पर खुशी आई कि अब हमारे पासपोर्ट स्टैंप होने शुरू हो जाएंगे, अब हम जो अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन है वहाँ पर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे। और नंबर ऑफ लोगों ने पेमेंट लिंक अप्लाई किए। तो स्टार्टिंग में क्या सिनेरियो था कि पेमेंट लिंक आने को थोड़ा सा टाइम लग जाता था। क्यों लग जाता था? बिकॉज बहुत ज़्यादा लोगों ने जो 2 वे कोरियर के फॉर्म भरे, इसलिए टाइम लग जाता था। पासपोर्ट स्टैंपिंग होके आने लगे, लोग फ्लाई करने लगे। बट कोविड फिर आया और उसने सब कुछ फिर से स्टॉप कर दिया। बैक सेंटर के जो वर्किंग आवर्स थे उन्होंने कम कर दिए। लोग परेशान हो गए बिकॉज दोबारा से पीपीआर उनके पास आ गई, लेकिन फिर वही परेशानी कि अब पासपोर्ट स्टैंप कैसे होगा, क्या करेंगे आने वाले दिनों में। बिकॉज चिंता भी जायज़ है। जब आपका 15 to 14 लाख रुपीस लगा होता है तो कहीं ना कहीं नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती? बिकॉज एक तो आपको इंटरेस्ट पड़ रहा होता है और एक आप इतना नज़दीक जाकर अपनी जो ड्रीम डेस्टिनेशन के एकदम आपको वेट करने को कोई बोले तो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है, आप सभी के लिए भी डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे में क्या होगा, बहुत सारे लोगों को पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रही हैं, ठीक है। कनाडा ने पहले ये चीज़ कही थी कि देखिए आपको एडिशनली जो आपकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी जब कोविड-19 एक पीक लेवल पर था। बट उसके बाद IRCC की एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई कि आपको विद इन 30 डेज, जी हाँ, जो एक पीरियड लिखा होता है विद इन 30 डेज, आपको क्या है कि अपना जो डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है जो हमने मांगा है, आपको हमारे पास सबमिट करना पड़ेगा। अब लोगों में फिर टेंशन है, वरीज है, क्यों ना हो, क्योंकि बिकॉज पासपोर्ट रिक्वेस्ट फिर आ चुकी है, डे खराब हो रहे हैं, अब वो क्या करे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, डेफिनेटली आने वाले वीक में IRCC आपके लिए कोई ना कोई अनाउंसमेंट करेगी, बिकॉज उनको भी पता है कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। और एक चीज़ और है, 2 पॉजिटिव सिनेरियो जिनके पासपोर्ट अभी तक हाई कमीशन में नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं? जिन लोगों के चले गए वो थोड़े से वरी कर रहे हैं। वरी करने का रीज़न ये है कि अब उनके पासपोर्ट वापस आने को टाइम लग सकता है। बट आपके लिए अच्छी बात है जिनके पासपोर्ट अभी नहीं गए हैं, बिकॉज अगर आपको इन दी केस ऑफ एमरजेंसी किसी अदर कंट्री में ट्रैवल करना पड़ा तो आप ट्रैवल तो कर सकेंगे ना। बिकॉज कोविड के समय आप सभी को भी पता है कि मार्च में जिन्होंने पेपर फाइल लगाई थी, ठीक है, पासपोर्ट कितने समय बाद उनके वापस आए, वो प्रॉब्लम जिन्होंने फेस की वही जानते हैं। तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ भी है, आप डीमोटिवेट मत होइए। पीपीआर आपके पास है, ठीक है, जब चीज़ें नॉर्मल होगी आप स्टैंपिंग करवा सकते हो। बट अगर आने वाली वीक में IRCC की कोई अपडेशन नहीं आती है पासपोर्ट स्टैंपिंग के टाइम इंक्रीज को लेकर, तो आप डेफिनेटली एक लेटर ज़रूर लिखें हाई कमीशन को, अपने एजेंट को बोलें, बिकॉज आप उनको इन्फॉर्म करें कि दैट हमारे जो कोरियर सर्विस है वो सस्पेंड है, इसीलिए हम अपना पासपोर्ट है जो स्टैंप नहीं करवा रहे हैं, प्लीज़ हमें एक्सटेंशन दी जाए। बिकॉज IRCC ने कहा था कि अगर आपको एक्सटेंशन लेनी है, जैसे काफ़ी सारी सिटीज़ है जहाँ लॉकडाउन की कंडीशन बन रही है, ठीक है, अगर आप अपने बायोमेट्रिक नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ऐसी कैटेगरीज इंडिया में भी है जैसे विजिटर की, अगर आपको इंस्ट्रक्शन लेटर आया हुआ है, आप बायोमेट्रिक नहीं दे रहे हैं, तो IRCC को इन्फॉर्म कीजिए कि इस कारण मैं अपना बायोमेट्रिक नहीं दे रहा हूँ, इस कारण मेरा पासपोर्ट स्टैंप नहीं हो रहा है। तो वो आपकी कंडीशन समझेंगे, आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। एक सिंपल से फॉर्मेट में आप लेटर उनको लिख सकते हैं। और लोग पूछते हैं कि व्हाट आर द अदर ऑप्शंस टू गेट अ स्टैंप ऑन द पासपोर्ट। जब कोविड का समय था बहुत सारे लोगों ने अदर कंट्री से पासपोर्ट भी स्टैंप करवाए, अपने बायोमेट्रिक भी दिए। उसमें जो सबसे हॉट कंट्री थी उस समय दुबई थी।
लेकिन दुबई को लेकर भी एक बैड न्यूज़ है आप सभी के लिए। बैड न्यूज़ कौन सी है कि दुबई ने इंडिया की फ़्लाइट्स आने वाले 10 डेज़ के लिए सस्पेंड कर दी हैं। जी हाँ, ये न्यूज़ भी आप सभी को पता है, ठीक है। तो ऐसे में दुबई से पासपोर्ट स्टैंपिंग होनी मुश्किल है। नेपाल में बहुत सारे लोगों ने अपने बायोमेट्रिक दिए, लेकिन नेपाल की जो सर्विस है सेम न्यू दिल्ली आती है। तो ऐसे में आप प्लीज़ 10 डेज़ वेट कर लीजिए। अगर होपफुली दुबई की फ़्लाइट्स ओपन हो जाती है तो आप उस कंट्री के वैक सेंटर से कॉन्टैक्ट करके देन यू कैन गेट पासपोर्ट, या आपका पासपोर्ट स्टैंप वहाँ से करवा सकती है। और काफ़ी सारी कंट्रीज है, लेकिन वहाँ पर एक पंगा है कि आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा तब तक जब इंडिया में अगर 2 वे कोरियर सर्विस रीस्टार्ट हो जाती है या कोई और एडिशनल मेथड आ जाता है पासपोर्ट स्टैंपिंग का, तो आपको थोड़ी सी वरी करने की सिचुएशन होगी। तो ऐसे में सबसे पहले आपकी प्राइम ड्यूटी होनी चाहिए कि आप IRCC को इन्फॉर्म कीजिए दैट इस वजह से हम अपना पासपोर्ट स्टैंप नहीं करवा रहे हैं, प्लीज़ हमें एक्सटेंशन दी जाए ताकि आप बेफिक्र होकर, टेंशन फ्री होकर जो अपना टाइम है वो स्पेंड कर सकें। और जिनके पासपोर्ट गए हुए हैं वरी मत कीजिए, आपके पासपोर्ट डेफिनेटली आपके पास आ जाएंगे, बट अभी पेमेंट लिंक नहीं आएगा बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को मेल कर दिए जिन्होंने पेमेंट लिंक के लिए अप्लाई करना था कि हम टेम्परेरी जो पासपोर्ट स्टैंपिंग है उसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ वेट कीजिए, फर्दर जो भी नोटिफिकेशन होगी। सेम चीज़ बायोमेट्रिक पर भी अप्लाई होती है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब में बायोमेट्रिक हो रहे हैं, ठीक है, अगर किसी और स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपके बायोमेट्रिक नहीं हो रहे हैं, तो आपको एडिशनल टाइम दिया जाएगा। पहले क्या था कि बायोमेट्रिक की जो अपॉइंटमेंट थी वो रीशेड्यूल नहीं होती थी, बट अब वो जब एक दिन भारत क्लोज था तब भी उन्होंने मेल की थी, मेरी भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स को मेल आई थी, लेकिन कुछ की बायोमेट्रिक हो गई थी कि आपको रीशेड्यूल का टाइम दिया जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आपके यहाँ लॉकडाउन है तो आपको रीशेड्यूल का टाइम दिया जाएगा। आप प्लीज़ घबराइए मत, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, रिटन एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली अपनी पासपोर्ट रिक्वेस्ट को लेकर दीजिए। और अगर किसी अदर कंट्री में करवाना चाहते हैं, देखिए पासपोर्ट आप कहीं भी स्टैंप करवा सकते हो, बायोमेट्रिक आप कहीं भी दे सकते हो, इस चीज़ पर मना नहीं किया, लेकिन जहाँ से भी आप स्टैंप करवाना चाहते हो उस कंट्री से आप प्लीज़ कांटेक्ट कर लें। वहाँ के वैक से आप वाया ईमेल कांटेक्ट कर लें, आप वाया फ़ोन कॉल कांटेक्ट कर लें, तो आपके लिए आसानी होगी। अब बात करूँगा कौन कौन से रूट आप ट्राई कर सकते हो। देखिए इस वीक में बहुत सारी अपडेट आई, चाहे वो फाइल डिले को लेकर हो, लॉकडाउन को लेकर हो, कनाडा ने फ़्लाइट क्लोज कर दी हो, 2 वे कोरियर सर्विस सस्पेंड होगी, लेकिन इंडिया और जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने फ़्लाइट क्लोज कर दी हैं। पहले जस्टिन ट्रूडो की अनाउंसमेंट आई थी कि हम फ़्लाइट्स क्लोज नहीं करेंगे बिकॉज, बट जो रिसेंटली काफ़ी सारी फ़्लाइट्स गई हैं, ठीक है, उसमें कोविड के डिफरेंट वेरिएंट्स इंडिया से पाए गए हैं। ऐसे में उनके ऊपर लोकल बॉडीज़, वहाँ के जो MPs हैं, बिकॉज देखिए कोई भी कंट्री है, वहाँ के जो स्थायी निवासी, फॉर एग्जांपल हम इंडियन हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आए। वहाँ के जो कैनेडियन हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो प्रेशर बना रहे थे गवर्नमेंट पर, इसीलिए उनको ऐसा स्टेप लेना पड़ा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से रूट से आप कनाडा इस समय ट्रैवल कर सकते हो, बट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप प्लीज़ अवॉइड करें जिन बच्चों की क्लासेस आने वाले दिनों में स्टार्ट होने वाली है, जिनका वीज़ा स्टैंप हो चुका है, ठीक है, तो उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऑनलाइन क्लासेस लगा लें। फॉर एग्जांपल आप नेपाल से जाते हो, ठीक है, नेपाल से आपको एक्सपेंस काफ़ी पड़ सकता है, नेपाल से एक रूट बन सकता है, जो आप दिल्ली वाया दोहा जा सकते हो, उससे एक रूट बन सकता है, बट उस चीज़ पर भी क्लैरिटी, हम उस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं और जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। और काफ़ी सारे रूट्स हैं, थाईलैंड से जा सकते हो लेकिन वहाँ पर क्वारंटाइन होना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी सारी वर्ल्ड की कंट्री ने क्वारंटाइन का जो सिस्टम है वो स्टार्ट कर दिया है इंडियंस के लिए और सभी देश के नेशनलिस्ट के लिए, बिकॉज क्या, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी कंट्री में कोई लोग आए और उनके साथ खिलवाड़ हो, उनके सिटीजन्स को कोई प्रॉब्लम हो। और आप सभी को पता है कि इंडिया के लिए सिंगापुर हुआ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, UK हुआ, कनाडा हुआ, बहुत सारी कंट्रीज ने फ़्लाइट क्लोज कर दी। क्यों क्लोज कर दिया, उसके पीछे भी यही बड़ा रीज़न है कि कोविड-19 के केसेस रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से 2 दिन हो गए कंटिन्यूसली 3 लाख प्लस कोविड के केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं बरते गए, अगर चीज़ें को नहीं ध्यान में रखा गया तो कोविड कितना बढ़ जाएगा। तो इससे पहले सबसे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी सेफ्टी होनी चाहिए। अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, मास्क वगैरह पहने, अवॉइड कीजिए क्राउड प्लेसेस
पर जाने से, तो ये है कि आप वाया नेपाल रूट ट्राई कर सकते, दुबई में पहले ट्राई कर सकते थे, लेकिन दुबई में अभी जो इंडियंस फ्लाइट है वो क्लोज है। किसी अदर कंट्री से दुबई में जाकर आप वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन कोविड-19 की रिपोर्ट कनाडा ने कहा है कि मैंडेटरी है अगर आपको कनाडा आना है। उन्होंने इंडियन सिटीजन को स्टॉप नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तानी सिटीजन को स्टॉप नहीं किया, उन्होंने जो डायरेक्ट फ्लाइट चल रही थी उनको स्टॉप किया, बिकॉज वो डायरेक्ट फ्लाइट डायरेक्ट कनाडा में जाती थी। अगर लेओवर वाली फ्लाइट में जाएंगे तो डेफिनेटली उसका एक्सपेंस ज़्यादा होगा, किसी और रूट से जाएंगे तो ट्रैवलिंग लोग अवॉइड करेंगे, तो ये मेन रीज़न है। और जो ट्रैवल बैन है आने वाले दिनों में भी इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है, बिकॉज कनाडा में जो कोविड-19 की थर्ड वेव आ चुकी है, और थर्ड वेव आप सभी को पता है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन की सिचुएशन है, लॉकडाउन लगे हुए हैं, वहाँ की लोकल बडीज़ परेशान है, लोग परेशान है कि कैसे इस चीज़ से ऊपर उठा जाए। तो आई होप ये रूट्स के ज़रिए आप कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं। उस चीज़ के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे नंबर्स यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उस चीज़ के बाद बात करूँगा टिकट के रिफ़ंड के बारे में। अब डेफिनेटली जब फ़्लाइट्स रुक गई हैं तो टिकट्स क्या क्या होगा, क्योंकि लोग वरी कर रहे हैं अगर हमारी टिकट के पैसे, क्योंकि नियर अबाउट 1 लाख प्लस की टिकट बहुत सारे लोगों ने बाई की थी मई मंथ के लिए। तो डेफिनेटली एयर इंडिया, एयर कनाडा ने इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी दे दी है कि अगर आपकी जो फ्लाइट है सस्पेंड होगी, डेफिनेटली आपके लिए हम जो नई डेट्स हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करेंगे। तो घबराइए मत, आने वाले दिनों में वो आपको नई डेट्स देंगे। जब भी एयरलाइन चलेगी, जब भी कोई फ्लाइट चलेगी, तो डेफिनेटली आपको वो नई डेट्स देंगे, देन यू कैन ट्रैवल टू कनाडा। तो इस समय अगर आपका वीज़ा हुआ है, चाहे वो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि चीज़ें नॉर्मल होने तक आप यहाँ पर रुक जाएँ। क्यों रुक जाएँ? कनाडा में लॉकडाउन है डिफरेंट जगह पर, और ऐसे में काम मिलना भी मुश्किल है, आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। होटल क्वारंटाइन है जो, वो भी इंक्रीज़ कर दिया है मई मंथ के लिए। अगर जून में चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, कनाडा ने पहले क्लैरिटी कर दी थी, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो, आपका कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, देन यू कैन ट्रैवल टू कनाडा वाइल डूइंग योर ऑनलाइन कोर्स और ऑनलाइन क्लासेस। जी हाँ, तो इस चीज़ में अगर आप इंडिया में रुकोगे आपका एक्सपेंस बचेगा, ठीक है, आपका होटल का एक्सपेंस बचेगा। अगर आप जून में ट्रैवल करोगे, उम्मीद करते हैं कि वो होटल का एक्सपेंस है जो जहाँ होटल वाला सिस्टम है वो लिफ्ट कर दें, ठीक है, आपका होटल का एक्सपेंस बचेगा, प्लस जो आपका क्वारंटाइन का खर्चा है वो बच सकता है। अगर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं आपको काम भी मिल सकता है, यहाँ पर आपकी जीआईसी बच जाएगी, आपको रेंट भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं आपके लिए अगर आपका वीज़ा स्टैंप हुआ है। अगर जितने और स्टूडेंट हैं चाहे वो उनका वीज़ा स्टैंप नहीं भी हुआ है, ठीक है, तो आप प्लीज़ ऑनलाइन क्लासेस मत लगाइए। अगर आपके कॉलेज की रिफंड पॉलिसी आपके फेवर में नहीं है तो आपकी फ़ीस का नुकसान होगा, बिकॉज पहले ही आप इतना इंटरेस्ट देकर अपनी फ़ीस भर रहे हो, तो ये नुकसान किसी का नहीं होगा, आपका खुद का होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। है ना, जो रिसेंट वीक था जब फ्लाइटें नॉर्मल चल रही थी तो दिल्ली एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया, अमृतसर एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। उसके पीछे रीजन क्या था? उनका जो वीजा था वो इनवैलिड था, और कनाडा गवर्नमेंट ने जो एयरलाइंस है उनको अथॉरिटी दे रखी है कि आप अपने जो ट्रेवलर हैं उनका वीजा स्टेटस चेक कर रहे हो, चेक कर सकते हो। जब उन्होंने वीजा स्टेटस चेक किया तो बहुत सारे लोगों का वीजा इनवैलिड आया। बहुत सारे बच्चे मेरे टच में आए और भी कंसल्टेंट्स के टच में आए, लेकिन जो असल रीजन था किसी को मालूम नहीं हो रहा था। बट बाद में पता चला कि जो मेडिकल का इश्यू था उस चीज के कारण जो आपका वीजा है वो इनएक्टिव आ रहा है। अब भी आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, ठीक है, कनाडा ने 30 डेज के लिए फ्लाइट सस्पेंड कर दी। ये चीजें सदा नहीं रहने वाली, उम्मीद करते कि 30 डेज के बाद चीजें नॉर्मल हो जाएं और आपको कोई प्रॉब्लम वहां पे ना आए। तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये दो सिनेरियो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास उनकी जीसीके अकाउंट है जो ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके रिस्पेक्टेड एजेंट्स ने उनकी फाइल को लगाया है और उनके खुद के जीआईसी अकाउंट्स हैं। तो अगर तो आपका अकाउंट आपके पास है तो प्लीज उसमें चेक कीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट इनवैलिड तो नहीं आ रहा। अगर इनवैलिड आ रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, चाहे आप टेम्परेरी फॉरेनर वर्क करो चाहे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, उसके पीछे का रीजन यही है कि जो आपका मेडिकल है वो एक्सपायर हो चुका है। आप अपना जो मेडिकल है, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो, काफी सारे डेजिग्नेटेड डॉक्टर है, चाहे चंडीगढ़ हो लुधियाना हो, आप वहां से अपने मेडिकल की नई अपॉइंटमेंट लेकर आप अपना मेडिकल सबमिट कीजिए, ठीक है।
आपका जो डॉक्टर है वो भी रिपोर्ट हाई कमीशन को सबमिट कर देगा, आप भी वेब फॉर्म के जरिए जो रिपोर्ट है वो अपलोड कर दे, तो ऐसे में आपके लिए आसानी होगी। अब जो क्वेश्चन आता है कि कितने दिनों में मेडिकल अपडेट होगा और क्या होगा उन लोगों के बारे में जिनका ऑलरेडी वीजा इनएक्टिव आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने आज मेडिकल करवाया तो रिसेंटली मैंने कुछ केसेस में देखा है डॉक्टर रिपोर्ट जब आप मेडिकल करवाते हुए तब भी वहां पर लिखा आता है कि आपका मेडिकल अपडेट होने में 10 to 12 डेज लग सकते हैं। तो ऐसे में जब आपने अपना मेडिकल करवा दिया उसके बाद अपनी जीसी की पर फोकस रखें। जितने भी बच्चे हैं अपने एजेंट से बोलें कि क्या हमारा वीजा स्टेटस है वो चेंज तो नहीं हो गया। अगर आपका मेडिकल जून में एक्सपायर होने वाला है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा और इस चीज को एडवांस में अपना लें। क्यों एडवांस में अपना लें? जो दूसरे बच्चे थे उनकी तरह आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप स्मूथली ट्रेवल कर सके, इसीलिए ये चीज आपको बोल रहा हूं। अगर जून में मेडिकल एक्सपायर होने वाला है, अब नया मेडिकल लेकर उनको बोले कि अपडेट कर दे, आपकी जीसी की में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज जून में फ्लाइटें नॉर्मल होगी या मई के लास्ट वीक में फ्लाइट नॉर्मल होगी, फ्लाइटें स्टार्ट होगी, आपने एयर टिकट बुक कर ली, आपका वीजा इनएक्टिव हो गया, तो फिर आपको 1-2 मंथ के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल अपडेट होने में 10 से 15 दिन उससे ज्यादा का समय भी लग सकता है। एक बार आपकी फ्लाइट टिकट चली गई, देन नेक्स्ट बाय करोगे, उसके लिए भी 10-15 दिन लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपका 1 मंथ खराब हो सकता है। इसलिए प्लीज ध्यान रखें, अपना नया मेडिकल हाई कमीशन करवाएं। अगर आने वाले दिनों में एक्सपायर होने वाला है, डेफिनेटली जून वाले बच्चों को भी बोल रहा हूँ, एडवांस में आप अपना मेडिकल बुक करवाएं और उसको जीसी की में सबमिट करें, जीसी की अपनी चेक करते रहें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। अब बात करूंगा पासपोर्ट रिक्वेस्ट का ट्रेंड कैसा चल रहा है। वीडियो काफी लंबी हो रही है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन संडे स्पेशल इसी को बोल सकते हैं कि एक वीडियो में कंप्लीट ऑल दी अपडेट्स जितनी भी हैं वो कंप्लीट कर दूं। तो पीपीआर रिक्वेस्ट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो वर्कर है। देखिए, दिसंबर में काफी सारे पीपीआर इश्यू किए कनाडा हाई कमीशन में, जनवरी में काफी सारे पीपीआर आए। तो कहीं ना कहीं जितने भी एजुकेशन कंसल्टेंट है, आपने मेरी वीडियोस भी देखी होगी, बच्चों की वीडियो भी देखी होगी कि जी पीपीआर बहुत बड़े लेवल पर आ रही है। सबसे पहले बात करेंगे कि पीपीआर बड़े लेवल पर आने के पीछे का कारण क्या था, क्या रीजन था। पीपीआर बड़े लेवल पर आने के पीछे एक ही कारण था, क्या था? बैकलॉग। जब आपके पास नंबर ऑफ दी फाइल्स पड़ी होंगी, नंबर ऑफ दी एप्लीकेशंस पड़ी होंगी, तो डेफिनेटली रिवर्ट भी देंगे। और अगर 100 फाइल आपके पास पड़ी है तो 70% एप्लीकेशंस के पॉजिटिव रिवर्ट आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बहुत सारी अच्छी एप्लीकेशंस थी, ठीक है। तो इसलिए पीपीआर की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई थी। कनाडा उसी पेस पर वीजा दे रहा था, लेकिन देखने को क्यों लग रहा था कि जी इस बच्चे की भी आ गई, इस बच्चे की भी आ गई, इस बच्चे की भी आ गई, इस वर्क परमिट वाले की आ गई, इस डिपेंडेंट वाले की आ गई। तो उसके पीछे रीजन यही था कि इतना बड़ा जो बैकलॉग था, बैकलॉग के कारण ही ज्यादा नंबर ऑफ में पीपीआर आ रही थी। बट बैकलॉग का नुकसान बहुत सारे बच्चों को हुआ। किन बच्चों को हुआ? जिनकी फाइलें ठीक तरह से हाई कमीशन ने चेक नहीं की और उनको अनवांटेड रिफ्यूजल का सामना करना पड़ा। बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल मैंने देखी, आप सभी ने भी देखी होंगी। बैंक स्कोर अच्छे थे, कोर्स बहुत बढ़िया लिया हुआ था, एसडीएस प्रोफाइल थी, ठीक है, बैकलॉग भी नहीं थी, कोई एजुकेशनल गैप भी नहीं था, एसओपी भी बढ़िया लगाई थी, लेकिन उनको रिफ्यूजल आई तो कहीं ना कहीं उनकी फाइलों को इग्नोर कर दिया गया। अब जो पीपीआर का ट्रेंड कैसा चल रहा है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। इस समय में अगर पीपीआर के ट्रेंड की बात करूं, पीपीआर का ट्रेंड कम हो चुका है। कम होने के पीछे का रीजन आईआरसीसी ने भी बता दिया है, आपको खुद को भी पता है। कनाडा में लॉकडाउन, क्योंकि कनाडा का जो हाई कमीशन है जहां से वीजा इशू होते हैं वहां पर भी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है। तो इस समय जो कम पीपीआर है उनके आने का पीछे का रीजन यही है कि लॉकडाउन की जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है। बाकी जो अगर आप देखें तो आने वाले समय में डेफिनेटली ये चीज बूस्ट होगी। मुझे लगता है कि मई में 1-2 वीक हो सकते हैं जिनमें पीपीआर का ट्रेंड स्लो रहे, बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफी हैं जिनको पीपीआर अभी भी आ रही है। कंटिन्यूसली बच्चों से बात होती रहती है और देखने को मिल रहा है कि उनको काफी सारे नंबर्स में पीपीआर आ रही है। तो डेफिनेटली ये चीज आती रहेगी। क्या इंक्वायरी करके हमारे लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या ट्रैवल ऑथराइजेशन अप्लाई करके हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये क्वेश्चन भी कंटिन्यूसली मुझे पूछा जाता है बहुत सारे लोगों द्वारा। तो इस वीडियो में मैं उसका जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। व्हाट इज टीए? ट्रैवल ऑथराइजेशन का मीनिंग क्या है? जिन लोगों की ट्रैवलिंग
नॉन असेंशियल है वो ट्रैवल ऑथराइजेशन से परमिशन लेकर कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे तो ट्रैवल ऑथराइजेशन मिलने के चांसेस इन दिनों थोड़े से कम है ड्यू टू नॉन असेंशियल ट्रैवलिंग। कोविड की 3rd वेव आ चुकी कनाडा में, इसीलिए वो ट्रैवलर्स को अवॉइड करेंगे। और एक रीजन क्या है उसके पीछे, इंडिया में कोविड-19 के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे में वो चीज अवॉइड करेंगे। लेकिन फिर भी कनाडा ने पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया। आप वेब फॉर्म के जरिए जो ट्रैवल ऑथराइजेशन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। वेब फॉर्म के जरिए आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी तरह की आपकी फाइल की इंक्वायरी है, आप वेब फॉर्म के जरिए ऑफिशियल ईमेल आईडी जो दिल्ली हाई कमीशन की IRCC की है, आप उनमें इंक्वायरी कर सकते हो। अब बच्चे पूछते हैं कि सर हमारी फाइलों के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, चाहे वो PR वाले हैं, चाहे वो टेम्परेरी फॉरेनर वर्कर हैं। मैं आपको एक सिनेरियो बताना चाहता हूं। जब सितंबर का समय था, जब कनाडा ने AIP यानी कि अप्रूवल इन प्रिंसिपल स्टार्ट किया, बहुत सारे बच्चों के रिवर्ट नहीं आ रहे थे। तब हम सभी कंसल्टेंट ने एक मेथड अप्लाई किया। हमने हाई कमीशन को बोला कि बच्चों के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बच्चों ने ईमेल की, वेब फॉर्म भरे और केसेस में देखा कि उनके बच्चों को AIP इशू किए उन्होंने। तो ये एक कहीं ना कहीं आपकी फाइल ओपन होने के चांसेस हो जाते हैं। रिसेंटली मेरी वीडियो के नीचे लास्ट वीडियो थी जो काफी सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर हमें पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ चुकी है, सर हमने इंक्वायरी की थी। तो इंक्वायरी करना आपका हक है, आप हाई कमीशन में इंक्वायरी कर सकते हो। इसका आपकी फाइल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी फाइल को 3 से 4 मंथ हो चुके हैं, आपकी फाइल कंप्लीट है। अगर आपकी फाइल इनकम्प्लीट है, जैसे बहुत सारे विजिटर्स पूछते हैं सर हमारी फाइल इनकम्प्लीट है, हम कैसे इंक्वायरी करें, तो आपकी फाइल इनकम्प्लीट है, आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आपकी फाइल कंप्लीट है देन यू कैन मेक इंक्वायरी, आप इंक्वायरी कर सकते हो। उसके बाद बात करूं ट्रैवल ऑथराइजेशन अप्लाई करनी चाहिए या नहीं, इस समय मैं ये चीज कहूंगा जिनके पास वीजा है प्लीज वही अप्लाई कीजिए। बिकॉज टेम्परेरी फॉरेनर वर्कर बहुत सारे ऐसे थे, रिसेंटली हमने भी एक्सपीरियंस किया कि उनकी ऑथराइजेशन जब उन्होंने अप्लाई की तो उनकी फाइलें होल्ड पर कर दी गई कि इस समय आपकी ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है। किन लोगों को ट्रैवल ऑथराइजेशन अप्लाई की जरूरत नहीं है? अगर आप इमीडिएट फैमिली मेंबर हो, टेम्परेरी फॉरेनर वर्कर हो। अभी लोग पूछते हैं कि सर स्पाउस भी टेम्परेरी फॉरेनर वर्कर में आते हैं, लेकिन गाइस अगर आपके पास जॉब ऑफर है, आपका बिजनेस रनिंग में है, देन यू कैन ट्रैवल टू कनाडा विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। बट इस समय फ्लाइट क्लोज है, वो डिफरेंट सिनेरियो है, ठीक है। बट अगर आपका बिजनेस रनिंग में नहीं है देन यू कैन नॉट ट्रैवल टू कनाडा। इस चीज के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। ये है TA का फैक्टर और PPR का कैसा ट्रेंड चल रहा है वो भी मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया। वट अबाउट द फ्यूचर ऑफ कैनेडियन इमिग्रेशन, सभी की बात होगी। अभी फैमिली क्लास वालों की बात करूंगा, ठीक है। और जो फेडरल स्किल वर्कर वाले हैं, एक्सप्रेस एंट्री वाले हैं, दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स। वो अपने रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं, उनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है गाइस? उसके पीछे का रीजन है जो ट्रैवल बैन लगा हुआ है। क्यों ट्रैवल बैन लगा हुआ है? ट्रैवल बैन आप सभी को पता है कनाडा हाई कमीशन ने लगा दिया ड्यू टू कोविड वेव के कारण। तो इसीलिए कनाडा हाई कमीशन है जो एक्सप्रेस एंट्री के बड़े ड्रॉज कंडक्ट कर रहा है। किस लिए कंडक्ट कर रहा है? कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में कंडक्ट कर रहा है, PNP में कर रहा है, ठीक है। अब उन्होंने नया प्रोग्राम अनाउंस किया जिसमें 90,000 लोगों को उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी देनी है और मई के फर्स्ट वीक से वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। बट ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेडरल स्किल वर्कर में अपनी वेट कर रहे हैं। तो गाइज अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि फेडरल स्किल वर्कर का ड्रॉ निकलेगा नहीं निकलेगा। जितने भी लोग इंडिया से जिन्होंने अप्लाई किया है, आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं, ड्रॉ निकले ना निकले, लेकिन आप अपनी एक चीज का ध्यान रखें, जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है अगर वो एक्सपायर होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल आपका IELTS एक्सपायर होने वाला है, उस चीज पर ध्यान रखें। इस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आने वाले दिनों में जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा और आपको नुकसान हो सकता है इस चीज में। तो आप प्लीज ध्यान दीजिए अपने स्कोर की तरफ, अपनी प्रोफाइल की तरफ। बिकॉज कितना समय हो गया एक्सप्रेस एंट्री का फेडरल स्किल वर्कर का ड्रॉ नहीं निकला, तो अपने पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एज ऊपर होने वाली, क्योंकि 21 से लेकर 29 तक बहुत सारे पॉइंट्स लगते हैं। बट बहुत सारे लोग 30 को ज्वाइन करने वाले, 30+ होने वाले हैं। तो इन चीजों का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप अपना कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, अपना जो IELTS है उसको इंप्रूव कीजिए, ठीक है। इससे आपके चांसेस बढ़ेंगे। बिकॉज फ्यूचर में देखिए पूल ओपन है,
फाइलें डे बाय डे लगा रहे हैं, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। जहां तो आप पहले बैकलॉग क्लियर कीजिए, जैसे स्टूडेंट के साथ हो रहा है आपके साथ भी डिले हो सकती है। पहले आप बैकलॉग क्लियर कीजिए, आप लोगों की फाइलें ले रहे हैं, ठीक है, ड्रॉ आप कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में डे बाय डे क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। आप अपना टारगेट पूरा करने के लिए आप न्यू प्रोग्राम लेकर आ रहे हो, बट उन लोगों के लिए भी आप सोचो जो इतने समय से आपकी कंट्री में इंटरेस्टेड है, आपकी कंट्री में आने के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में ड्रॉस कंडक्टेड होगी। आई थिंक जब तक नॉन असेंशियल ट्रैवलिंग के लिए ये चीज बंद है तो आपका ड्रॉ कंडक्टेड होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और एक चीज और है, जिनका ऑलरेडी पीपीआर आ चुका है, ठीक है, जिन लोगों के लैंडिंग पेपर्स आ चुके हैं, कंफर्मेशन ऑफ पीआर आ चुकी है, वो ट्रैवल भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कनाडा ने कहा है कि आपको ऑथराइजेशन की जरूरत है। और नवंबर मंथ में नियर अबाउट 10,000 प्लस लोगों ने ऑथराइजेशन अप्लाई की, और उन आपको हैरानी की बात बताऊं कितने लोगों को मिली, नियर अबाउट ओनली 500 to 700 को, जिनके पास कंफर्मेशन ऑफ पीआर थी उनको ऑथराइजेशन मिली। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कैनेडियन हाई कमीशन ने कहा था कि आने वाले दिनों में वो आपके बारे में सोचेंगे जिनकी कंफर्मेशन ऑफ पीआर एक्सपायर हो चुकी है। बिकॉज कनाडा एक इमिग्रेंट पसंद कंट्री है, इमिग्रेशन के ऊपर उनका पूरा सिस्टम है जो डिपेंड है। नैनी वालों के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। नैनी भी एक, देखिए कनाडा ने रिसेंटली अनाउंस किया, और एक कंफ्यूजन आप लोगों की दूर कर देना चाहता हूं। जो लोग हेल्थ सेक्टर में कनाडा में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने कनाडा की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद की थी, कनाडा में कोविड-19 के समय वहां पर लोगों की हेल्प की थी, उन लोगों के लिए वो जो उनकी फाइलें हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, बिकॉज उनका भी एक कोटा है, नियर अबाउट 9,000 लोगों को नैनी के जरिए उन्होंने पीआर देनी होती, चाहे वो होम सपोर्ट वर्कर हो, चाहे वो होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर हो, उन लोगों को भी उन्होंने पीआर देनी होती है। और 31 मई तक उनके लिए भी जो उनकी एओआर है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ जो रिसिप्ट होती है, वो मिल जाएगी। और 31 दिसंबर तक आप लोगों को भी परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। और इस समय बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्वारंटाइन से जो मुक्त हैं, बट वो एथलीट और जो किसी एसेंशियल सेक्टर में आते हैं वो लोग क्वारंटाइन से मुक्त हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज अपना पॉजिटिव फीडबैक जरूर देना। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे आपने सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना है, देखिए एक चीज प्लीज आप अपने ध्यान में रखिए, अगर आपको सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना है तो प्लीज आप एज सून एज पॉसिबल सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कीजिए। सिनेरियो कैसे क्रिएट होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अभी मई के जो बच्चे सितंबर में डेफर ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी रिफंड पॉलिसी उनके फेवर में नहीं है। तो ऐसे में बच्चे डरते हैं कि उनको फीसेस का लॉस होगा, तो वो सितंबर में डेफरमेंट ले रहे हैं। पहले भी बहुत सारे बच्चों ने ली थी। अब जिनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ चुकी है, जिन्होंने क्लासेस लगानी थी, इंडिया में इंटरनेट के सिस्टम का आपको पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उनकी कंडीशन का भी आपको पता है। तो ऐसे में अगर आपको सितंबर इनटेक के लिए फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, रिफ्यूजल एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए। बिकॉज सितंबर में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी क्लोज हो जाएंगे। जी हाँ, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज क्लोज क्यों हो जाएंगे, देखिए जो बच्चों के पासपोर्ट स्टैंप हो चुके हैं उनके लिए भी वो भी डेफर कर रहे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगानी है। मई इनटेक का रिजल्ट जिनका नहीं आएगा वो भी डेफर करेंगे, दो तरह के बच्चे डेफर करेंगे। तो ऐसे में अगर 50% सीट्स डेफरमेंट के साथ फुल अप होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्लीज इस चीज को समझिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये थी आज की मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई, क्यों बन गई, बिकॉज जितनी भी ऑल अपडेट्स थी मैंने सोचा था कि एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए, वीजा अप्लाई करना चाहते हो, वीजा रिफ्यूज हो गया है, री अप्लाई करना चाहते हो, एसओपी में कोई हेल्प चाहिए, बिकॉज एसओपी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि ऐसी एक्सप्लेनेशन होती है, अगर आपने अच्छे तरीके से लिखी है देन आपका वीजा आसानी से आ जाता है। 2 बार 3 बार रिफ्यूज बच्चों के हमने वीजे लिए हैं, सक्सेस स्टोरीज हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, ठीक है। उसमें कोई हेल्प चाहिए, हमारे नंबर्स यहाँ पर स्क्रॉल कर रहे हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइल्स की कोचिंग में कोई हेल्प चाहिए, बिकॉज
इन दिनों मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहता हूं, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी के बच्चे हैं जिनके एग्जाम नहीं हो रहे हैं, आप प्लीज अपना समय वेस्ट मत कीजिए। अपनी आइल्स की जो कोचिंग है उसको कंटिन्यूसली रखें। जो और भी बच्चे हैं अपनी आइल्स की कोचिंग स्टार्ट कर दें। अगर आपके इंस्टीट्यूशंस क्लोज है, वी आर प्रोवाइडिंग 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस। हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, आप क्लासेस लगा सकते हैं। हमारे मेथड्स, हमारी टेक्निक्स अगर आप फॉलो करोगे देन यू कैन क्रैक योर आइल्स विद इन 30 डेज। जी हाँ, आपका आइल्स 30 डेज में डेफिनेटली क्रैक होगा और आपके जो डिजायरेबल स्कोर है, जो आपका एक टारगेट है, वो डेफिनेटली आप अचीव कर पाओगे। आज की वीडियो कैसी लगी? मैं हमेशा एफर्ट यही करता हूं कि आपको एक ट्रुथवर्थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूं जिससे आपका फायदा हो सके, आपकी फैमिली का फायदा हो सके। आने वाले वीक्स में क्या क्या हम अपडेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। काफी सारे नंबर्स में कनाडा पीपीआर इशू कर सकता है, बट थोड़े थोड़े समय में डिले लग सकती है। एक प्रोसेस को फास्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज उसके पीछे का रीजन इंडिया का कर्फ्यू, जो फ्लाइट्स बैन है, क्योंकि उनको भी पता है कि आने वाले 30 डेज के लिए इंडिया से तो कोई ट्रेवल करने वाला नहीं है, तो ऐसे में वो थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो ऐसे में आप अपनी पूरी प्रेपरेशन रखें। जैसे मेडिकल बच्चों को बोला है, अगर एक्सपायर होने वाला है टेम्परेरी फॉरेनर वर्कर का मेडिकल, अगर एक्सपायर होने वाला है, नया मेडिकल करवा के आप प्लीज हाई कमीशन में सबमिट कीजिए, ताकि जो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप स्मूथली कनाडा ट्रेवल कर सको। जितने भी और लोग हैं, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट हैं, जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। सितंबर इनटेक फुल होने वाला है, क्योंकि उसके भी जो 2 रीजन है मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। पासपोर्ट स्टैंपिंग कैसे आप करवा सकते हैं, जो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, उसके रीजंस भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। कैसे इंटरेक्ट आप रूट बना सकते हो कनाडा के लिए, उसके रीजंस भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज अपना पॉजिटिव फीडबैक जरूर देना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, प्लीज उसे भी ज्वाइन कीजिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।